नमस्कार। आज हम रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कवि ठाकुर उन पर चर्चा कर रहे हैं और उनके कुछ निर्धारित छंदों की व्याख्या भी करेंगे। स्वच्छंद प्रेम का वर्णन करने वाले कवि कवि ठाकुर, ये जो रीति मुक्त काव्य धारा है, रीति स्वच्छंद काव्य धारा है, इसमें अपना एक विशिष्ट स्थान और अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। ज्ञानानंद के बाद बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव, इनकी चर्चा की जाती है। ये 5 कवि विशेष रूप से इस धारा में माने जाते हैं। कवि कर्म को ठाकुर समर्पित रहे और प्रेम की उमंगों को जिस रमणीयता के साथ ठाकुर ने चित्रित किया, वह अतुलनीय है, अद्वितीय है। ठाकुर की प्रमुख रचनाओं में ठाकुर शतक, जिसमें कुल 107 सवैये और कवित्त संग्रहित हैं, और यह संवत 1961 में प्रकाशित हुई, बाबू काशी प्रसाद द्वारा संपादित थी। और दूसरी रचना जो बहुत प्रसिद्ध है, उसको ठाकुर ठसक के नाम से जाना जाता है। उसका संपादन प्रसिद्ध व्याख्याकार ब्रजभाषाविद लाला भगवान दीन ने संवत 1983 में किया था। उसमें कुल 192 छंद, कवित्त सवैये आदि संग्रहित है, दोहे भी हैं। ठाकुर कवित्त संग्रह एक तीसरी रचना भी मिलती है, लेकिन यह डॉक्टर सुरेंद्र माथुर, जिन्होंने अपना पीएचडी का शोध प्रबंध कवि ठाकुर पर लिखा था, कवि ठाकुर और उनका काव्य, इसमें अंत में उन्होंने 195 छंदों को संग्रहित किया, इसलिए इसको ठाकुर कवित्त संग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 संग्रह हमें मिलते हैं। और ठाकुर कवि की विशेषताओं में एक तो यह कि रीति के जो सकरे पक्ष थे, गलियां थीं, बहुत छोटी, अनुशासित, नियमों से बंधी हुई गलियां कविता की, उनसे वो बाहर निकले और उनका एक तरह से बहिष्कार करते हुए, उनके अनुसरण से अपने को मुक्त रखते हुए, अपना मार्ग, अपनी काव्य वीथिका स्वतः प्रवाहित की, स्वतः निर्मित की। उनकी काव्य मंदाकिनी का मार्ग अनुसरणीय रहा। ठाकुर ठसक, जिस रचना की बात अभी हमने की, वह मुक्तक रचना है। हम जानते हैं काव्य के 2 रूप मिलते हैं, फिर उसके आगे भेद उपभेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध वह होता है जिसमें आद्योपांत कथा की अनुवृत्ति रहती है, लेकिन मुक्त में हर छंद स्वतंत्र होता है। उसका पहले और बाद के छंद से कोई कथा की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से संबंध नहीं होता। किसी भी छंद को उठाकर कहीं रख दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। तो मुक्तक रचना है। ठाकुर लोक पारखी और प्रकृति प्रेमी कवि थे। लोक पारखी और प्रकृति प्रेमी, ये 2 विशेषताएं विशेष रूप से ठाकुर के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, उनकी जीवन दृष्टि को हमारे समक्ष स्पष्ट कर देती हैं। उनके काव्य में भक्ति भाव, यानी भक्ति की कविता, नीति की कविता, लोक जीवन, लोक संस्कृति की कविता, संस्कृति की गंध उनकी कविता में मिलती है, उनके कवित्वों में, सवैयों में मिलती है। यही कारण है कि वो अपनी कविता से विलक्षण छटाएं, संयोग की, वियोग की, भक्ति की, नीति की, प्रीति की, प्रेम की, संस्कृति की बिखेरते चलते हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों भावों का चित्रण उन्होंने बहुत सुंदरता से अपनी कविता में किया है। और नायिकाओं के चित्र भी उकेरे हैं। हम जब किसी भी छंद को, कवित्त या सवैये को पढ़ते हैं तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस नायिका का चित्र है।
मुग्धा है कि गुप्ता है कि प्रगल्भा है कि प्रौढ़ा है कि ज्ञात यौवना है या अज्ञात यौवना है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए उन्हें नायिका भेद का जो शास्त्रीय पक्ष है उसकी समझ थी, ऐसा प्रतीत होता है। नखशिक वर्णन में भी उनकी अभिरुचि स्पष्ट दिखाई देती है। नख यानी नाखून, शिख माने शिखा। नख से शिख तक नायक नायिका आदि के सौंदर्य परक बड़े सुंदर चित्र ठाकुर ने उकेरे हैं। संयोग या मिलन के चित्र भी ठाकुर अपनी कविता में बखूबी उकेरते चलते हैं। इसलिए उन्हें सौंदर्य का चेतेरा कवि भी कहा जाता है। विरह या विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत वियोग की समस्त दशाओं का बखूबी चित्रण करने में सिद्धस्त थे कवि ठाकुर। मान, प्रवास, व्याधि, अभिलाषा, चिंता, ये जो जिनका शास्त्र में वर्णन किया जाता है वियोग की दशाओं का, वो उनकी कविता में अलग अलग, जब हम छंदों का अध्ययन करते हैं, आस्वादन लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इन सब को भी हम उनकी काव्य पंक्तियों में, काव्य छंदों में देख पाते हैं। इस तरह क्योंकि रीति मुक्त समग्र काव्य ही प्रेम का काव्य था, प्रेम की पीर के कवि थे ये, और प्रेम भी निजी अनुभूत व्यक्तिगत अनुभव का प्रेम था। ये सब प्रेमी कवि थे। जवां मर्द कवि भी इनको कहा गया। इसलिए निडर थे। भले ही कहीं कहीं कुछ कवियों का प्रेम घनानंद जैसे एक पक्षीय प्रेम रहा, फिर भी उन्होंने अपनी एक निष्ठा को, चातक जैसी प्रेम भावना को छोड़ा नहीं। और मरे हुए पे आंखें ये खुली ही रह जावेंगी, इस भावना से उन्होंने प्रेम किया। प्रेयसी का स्नेह, अनुराग या प्रेम उनके प्रति उस तरह से था या नहीं, उपालंब किए, शिकवा शिकायत किए, लेकिन कोई दोषारोपण अपनी प्रेमिका पर ये कभी नहीं करते थे। इसलिए इनका प्रेम सात्विक और निष्ठावान प्रेम था। यही कारण है कि ठाकुर ने प्रेम, श्रृंगार, भक्ति, नीति, लोक संस्कृति आदि के जो चित्र बनाए हैं कविता के माध्यम से, वो उन्हें रीतिमुक्त काव्यधारा में अलग पहचान दिलवाते हैं। उनकी भाषा ब्रजभाषा है, भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है, और उनका शब्द चयन, उनका बिंब विधान, उनकी चित्रात्मकता, उनकी कविता में विद्यमान सौंदर्य दृष्टि, उनकी शिल्पगत समझ, अलंकारों का प्रयोग कविता में, अलंकारिकता जगह जगह कविता में प्रकट होती है, छंद विधान, और सबसे बड़ी बात यह कि उक्ति वैचित्र, जो कथन है उसमें एक विलक्षणता का बोध होता है। इसलिए कहीं वक्र उक्ति है और कहीं उक्ति की विचित्रता से जो चमत्कार पैदा होता है, कविता में सौंदर्य पैदा होता है, वो ठाकुर को एक अलग पहचान भी देता है। तो उक्ति वैचित्र की दृष्टि से भी ठाकुर ने अपनी एक जगह अलग से, एक पहचान अलग से बनाई है। तो इस तरह ठाकुर कवि जो हैं वो रीतिकाल के, रीतिमुक्त काव्यधारा के बहुत ही श्लाघ्य कवि हैं, पठनीय कवि हैं। जो उनकी कविता को पढ़ लेता है, उनकी कविता में बेबाकी भी है, निडरता भी है, व्यंग्य भी है, और रीति कविता पर, कवियों पर, रीतिबद्ध कविता पर तो उन्होंने बहुत तीखे प्रहार किए और कहा कि कविता को लोगों ने खेल समझ लिया। कुछ 10, 20, 50 उपमान जुटा लिए और वही उपमान सारे कवि घुमा रहे हैं। आँखों के लिए 8, 10 उपमान, होठों के लिए, मस्तक के लिए, केशों के लिए,
या अन्य अंगों के लिए या गुणों के लिए, राजा महाराजाओं की दान वीरता, युद्ध वीरता आदि के लिए, तो वो जिसकी चर्चा हमने की थी, सीख लीनो मीन मृग खंजन नयन, खंजन कमल नयन, सीख लीनो यश और प्रताप को कहानो है। ये सब इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने कविता क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, उसकी भी बात की। और रीतिकालीन रीति कवियों की कविता को, जो केवल एक मशीनी कविता थी, शब्दों का संचय इकट्ठा किया और हमने कविता लिख ली, ऐसे कवियों पर और कविता पर उन्होंने व्यंग किए, एक तरह से प्रहार किए। तो ये एक संक्षिप्त परिचय कवि ठाकुर का है। अब हम उनकी छंदों की कुछ छंदों की व्याख्या करते हैं।